प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अति चालकता। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, अति चालकता। चालकता का मतलब है करंट अच्छे से फ्लो हो, अति लगा दी यानी सुपर और अच्छे से फ्लो हो। ठीक है, देखो जब किसी चालक में आपकी करंट चलती है तो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी चालक के मार्ग में करंट के फ्लो में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अति चालकता। क्या पढ़ रहे हैं? अति चालकता। देखो अति चालकता क्या है? एक इवेंट है। इवेंट यानी एक घटना है। घटना का मतलब क्या है? यह किसी चालकता की एक घटना है जिसमें क्या होता है, जब किसी पदार्थ में प्रतिरोध का मान घटकर शून्य हो जाता है तो धारा का मान उच्चतम हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? अति चालकता कहते हैं। और जिस पदार्थ में यह घटना आई है उसे कहेंगे क्या हम? अति चालक पदार्थ। जो आप जानते हो, अगर आपका प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर आपका प्रतिरोध घटकर ही शून्य हो गया टोटल, तो धारा का मान तो बहुत अधिक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक प्रकार की क्या है, एक पदार्थ की एक अवस्था है जब क्या हो, प्रतिरोध का मान घटकर शून्य हो जाए और धारा का मान बढ़कर उच्चतम हो जाए। तो इस प्रकार की अवस्था में हम क्या कहेंगे? वह पदार्थ क्या हो गया? अति चालक पदार्थ में बदल गया। ठीक है, और इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम? अति चालकता। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे हम? तो आप क्या लिखोगे? जब पदार्थ का प्रतिरोध हमने करा दिया, अभी मैं आंसर चेक करेंगे। जब पदार्थ का प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है एवं धारा का मान बढ़कर उच्चतम हो जाता है। पदार्थ का प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है एवं धारा का मान बढ़कर उच्चतम हो जाता है, तो वह पदार्थ, तो यह घटना अति चालकता एवं उस पदार्थ को अति चालक पदार्थ कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपका कोई पदार्थ है, यदि उसका प्रतिरोध घटकर शून्य हो चुका है तो धारा का मान उच्चतम हो जाएगा। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? अति चालकता कहेंगे। और जिस पदार्थ में यह घटना घटित हुई है उसको क्या कहेंगे? हम अति चालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो आपसे आप पूछना नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना किसके साथ घटित हुई? तो आपकी मरकरी है। मरकरी 4.2 केल्विन के टेम्परेचर पर अति चालक पदार्थ में बदल गई। उसका इतने टेम्परेचर प्रतिरोध घटकर शून्य हो गया और धारा का मान उच्चतम हो गया। तो दोस्तों, जो आपका मरकरी है, मरकरी 4.2 टेम्परेचर पर आपका अति चालक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया था। हम यही बात को लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे मरकरी 4.2 ताप पर अति चालक पदार्थ में बदल गई। ठीक है, तो आपकी जो मरकरी थी 4.2 टेम्परेचर पर अति चालक पदार्थ में कन्वर्ट हो गई, यानी उसका प्रतिरोध घटकर शून्य हो गया और धारा का मान बढ़कर उच्चतम हो गया। तो अब हम देखेंगे ओम के नियम की सीमाएं,
यानी ओम का नियम किन किन बातों पर लागू होता है, किन किन बातों पर लागू नहीं होता है, उसे हम देखेंगे, ओम के नियम की सीमाएं देखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछे, कोई पूछे, देखो जो आपका ओम का नियम है, ओम का नियम कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। ओम का नियम कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, कुछ युक्तियां होती। हाँ, ओम का नियम कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, कुछ डिवाइस आपके ओम के नियम का पालन करते हैं, कुछ डिवाइस ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओम का नियम कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, कुछ युक्ति हैं जो ओम के नियम का पालन कर लेती हैं, कुछ युक्ति ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, तो पहले समझ लें, तब मैं इस बात को नोट लिखाऊंगा मैं। ओम का नियम कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। ठीक है, कुछ युक्तियां ओम के नियम का पालन करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जो करती हैं उन्हें बोलते हैं ओमीय युक्ति, जो नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं अनोमीय युक्ति। ठीक है, इस बात को मैं लिखाने जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप डिवाइस। तो आप क्या लिखोगे, ओम का नियम ओम का नियम ओम का नियम ओम का नियम कोई ओम का नियम कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। ओम का नियम कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। कुछ युक्तियां ओम के नियम का पालन करती हैं, और कुछ नहीं। कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ और कुछ नहीं। ठीक है, यानी ओम का नियम कोई भी प्राकृतिक नियम नहीं है। कुछ युक्तियां हैं जो आपके ओम के नियम का पालन करती हैं, कुछ नहीं करती है। ठीक है, यानी कुछ युक्तियां हैं जो ओम के नियम से सहमत हैं, कुछ सहमत नहीं है। ठीक है, बताएंगे आप, अभी हम बताएंगे। जो सहमत हैं उन्हें क्या बोलेंगे, जो सहमत नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे। अब आप इसको देखें, ध्यानम पूर्वकम। देखो, जो युक्तियां ओम के नियम का पालन करती हैं तो उनका नाम रखा गया है ओमीय युक्ति। ओमीय युक्ति, तो आप लिखेंगे जो युक्ति ओम के नियम का पालन करती हैं वह ओमीय युक्ति कहलाती हैं। ठीक है, यानी जो युक्ति ओम के नियम का पालन करती है वह ओमीय युक्ति कहलाती है। ठीक है, तो जो युक्ति ओम के नियम का पालन करती हैं वह ओमीय युक्ति कहलाती हैं। तो ओम का नियम क्या कहता था। आपका देखो, ओम का नियम यही तो कहता था, V समानुपाती I, यही तो कहता था। इसी बात को मैं क्या लिखूंगा, इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा। ओम का नियम क्या कहता था, V जो आपका विभव है धारा के समानुपाती होता है, यही तो बताया था उसने। तो मैं यही बात लिखूंगा, यह V समानुपाती I संबंध का पालन करती हैं, सही बात है ना। ओम का नियम है तो इसका पालन तो करना पड़ेगा इसको, है कि नहीं है। यह V समानुपाती I संबंध का पालन करती हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था, जब मैं विभव और I के मध्य ग्राफ खींचता हूं तो जो सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, सरल रेखा में आता है V और I के मध्य ग्राफ, यही तो ओम का नियम बताता था। तो मैं लिखूंगा क्या, यह
V व यह V व R नहीं V व I के मध्य ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। यह V व I के मध्य सरल रेखा में प्राप्त होता है। V व I के मध्य ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। ओमिय युक्ति का हम ग्राफ खींचेंगे तो V व I के मध्य ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होगा। यही तो ओमिय नियम बताता था भाई, ये देखो फॉलो भी कर रहा है। बस होने वाला है, 2 लाइन और। देखो ये आपकी क्या है, सरल रेखा ही तो है। V व I के मध्य सरल रेखा प्राप्त हुई, यानी उनका नियम पालन हो रहा है। यह सरल रेखा कहाँ से प्रारंभ हुई है, किस बिंदु से स्टार्ट हुई है, आप बताएं। जो आपकी सरल रेखा है किस बिंदु से स्टार्ट हुई है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ध्यान है, तो आप क्या लिखोगे, यह रेखा, यह सरल रेखा, हाँ यह सरल रेखा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। हाँ यह सरल रेखा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। एक पॉइंट और, देखो V और I के मध्य हमने ग्राफ खींचा तो प्रतिरोध आपको कैसा प्राप्त हुआ, प्रतिरोध प्राप्त होता है जो कैसा होता है, आपका नियत होता है। V व I के मध्य ग्राफ में प्रतिरोध नियत होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लें, उमेय युक्ति के उदाहरण। उदाहरण किस कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, तांबे का तार, तांबे का तार, ठीक है, तांबे का तार आपका क्या हो गया, कॉपर, कॉपर बोल सकते हैं, कॉपर इंग्लिश शब्द है, तांबा हिंदी शब्द है। तांबे का तार हो गया, और आप और भी लिख सकते हैं, सिल्वर का तार हो गया, एल्यूमिनियम का वगैरह वगैरह, ठीक है, हाँ उसको भी लिख सकते हैं, सिल्वर का तार वगैरह, ठीक है। ये क्या हो गया, ओम का नियम हो गया, ठीक है। देखो वे युक्ति जो ओम के नियम का पालन कर रही थी वे ओमिय युक्ति, कुछ नहीं करती उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे जो युक्ति ओम के नियम का पालन नहीं करती, जो युक्तियां ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, अनुमेय युक्ति कहलाती हैं। अनुमेय युक्ति कहलाती हैं, यानी ओम के नियम का पालन नहीं कर रही तो इनके लिए V व I समानुपाती नहीं होंगे। सही बात है ना, सही बात है। ओम के नियम का पालन नहीं कर रही हैं तो आप क्या लिखोगे, इनके लिए V समानुपाती I नहीं होता है। हाँ क्या, 2 चैप्टर मीन्स फिजिक्स में 14 चैप्टर, कुछ नहीं, थ्योरी कम हुई है। इनके लिए V समानुपाती I नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, इनके लिए V व I के मध्य ग्राफ
सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, रेखा में प्राप्त नहीं होता है। इनके लिए v व i के मध्य ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यह सरल रेखा मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होती है। उसमें प्रतिरोध नियत था, इसमें प्रतिरोध नियत नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं के लिए प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। ठीक है, अब कुछ हम अनुमेय युक्तियों के उदाहरण देखेंगे। इस प्रकार आपकी ओम के नियम की सीमा सभी कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप देखें उदाहरण किसके, अनुमेय युक्ति के। देखो पहला है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का पीएन संधि डायोड, थायोड है क्या डायोड है, आप देख लेना। डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। ठीक है, अब पीएन संधि क्या है, इसी का अनुमेय युक्ति का उदाहरण है। आप इसको 14वें चैप्टर में पढ़ोगे। देखो पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड आपका पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये 14वें चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, पीएन संधि डायोड क्या है आपका, डायोड बोले डायोड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक अनुमेय युक्ति है। अगर आपसे पूछे पीएन संधि डायोड क्या होता है, यह पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी युक्ति है। ठीक है, 14वें चैप्टर मिलेगा। ठीक है, दूसरा है आपका थायरिस्टर, थायरिस्टर अनुमेय युक्ति के उदाहरण। थायरिस्टर परिभाषा बताता हूँ, यह पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी युक्ति है, जिसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक तो जानते ही, 14वें चैप्टर में पढ़ोगे। चलो लिखो तो लिख लो इनके नीचे। पीएन संधि डायोड क्या है, यह पी प्रकार, पी व इसी के बाद एन प्रकार के अर्धचालक हैं। ठीक है, यह क्या है, पी व एन प्रकार के अर्धचालक हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड। ठीक है, और थायरिस्टर क्या होता है, यह 4 पी प्रकार के एवं 4 एन प्रकार का अर्धचालक है। यानी कि 4 पी प्रकार के और 4 एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर। इसे हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर। ये दोनों क्या है आपके अनुमेय युक्तियां हैं। ठीक है, से मिलकर बना क्या है, एक अर्धचालक है। पीतल, पीतल एक आपके उपधातु वो है, मिश्र धातु। देखो तीसरा आपका है विद्युत बल्ब, टॉर्च का बल्ब, टॉर्च का बल्ब। ठीक है, या आप और आपका धात्विक चालक चौथा। ठीक है, इतने तीनों ताल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गए, अनुमेय युक्ति के उदाहरण हो गए। इस प्रकार आपके ओम के नियम की सीमा समाप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप हेडिंग लगाएं सेल। सेल क्या होती है, सेल क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल क्या होती है। आप हेडिंग लगाएं सेल। देखो सेल क्या होती है, सेल तो अब आप देखें सेल क्या होती है। देखो सेल वह भौतिक युक्ति है जो क्या करती है, परिपथ में निरंतर धारा प्रवाह बनाए रखती है, करंट चलती रहती है। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे वह भौतिक युक्ति, वह भौतिक युक्ति
वह युक्ति जो परिपथ में निरंतर धारा प्रवाह बनाए रखती है, सेल कहलाती है। और आपको पता होगा सेल क्या करती है? सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, आपको पता होगा। ठीक है, वह युक्ति जो परपथ में अंदर धारा प्रवाह बनाए रखती है सेल कहलाती है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल की संरचना किस प्रकार की आपकी सेल होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं सेल की संरचना, ध्यान पूर्वक समझना। देखो, मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है सेल की संरचना किस प्रकार की होती है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें। देखो, सेल की संरचना में क्या होता है? आपका एक पात्र होता है, ध्यान है आपको, पात्र होता है आपका एक। सेल में क्या होता है? एक पात्र होता है। क्या होता है? सेल में एक पात्र होता है जिसमें पात्र होता है, पात्र समझे आप? ठीक है, तो सेल में क्या होता है? एक पात्र होता है जिस पात्र में 2 इलेक्ट्रॉन डूबे रहते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन, एक ये आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धातु का पात्र कहाँ से बन जाएगा? आप ये बताएं पहले। नहीं बनेगा, क्या पता वैसे धातु का बना हो, धातु का बना हो ऐसा हम कैसे सकते? देखो, तो क्या होता है आपका, इसमें एक पात्र होता है और इस पात्र में क्या बन लेते हैं? विद्युत अपघट्य बन लेते हैं। क्या बन लेते हैं? इसमें हम विद्युत अपघट्य बन लेते हैं इस पात्र में। देखो, ध्यान समझे, सेल में क्या होता है? एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य भरा होता है, उसमें क्या डाल देते हैं? 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है धन इलेक्ट्रोड, दूसरे का नाम क्या है? ऋण इलेक्ट्रोड। हाँ, अब ध्यान को समझे, सेल में क्या होता है? इसमें एक पात्र होता है और उस पात्र में विद्युत अपघट्य भरा होता है और उसी पात्र में 2 इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं जिनका नाम क्या है? धन इलेक्ट्रोड एवं ऋण इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब धन इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? इस विद्युत अपघट्य क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करने से क्या आयन उत्पन्न होते हैं? धन आयन और ऋण आयन उत्पन्न होते हैं, और धन आयन और ऋण आयन के इस विद्युत अपघटन प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है, और धारा उत्पन्न होगी इसमें। और जो आपका ये विद्युत अपघट्य है उस धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक प्रतिरोध का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान पूर्वक पुनः सुने, सेल की संरचना देख रहे हैं। सेल की संरचना में क्या होता है? इसमें एक विद्युत अपघट्य किसी पात्र में भरा होता है जिसमें 2 धन इलेक्ट्रोड एवं ऋण इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। यह दोनों इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद धन आयन एवं ऋण आयन का निर्माण करते हैं। यह आयन विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होते हैं जिससे धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा के प्रभाव में यह विद्युत अपघट्य बाधा उत्पन्न करता है जिससे एक प्रतिरोध का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध आपको पता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह हो, लेकिन जो आपका विद्युत अपघट्य है उस धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा जिससे एक प्रतिरोध का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोड नहीं खड़ी गई है, इन्हीं इलेक्ट्रोड से निकलेंगे। ठीक है, अब देखो लिखना, आप क्या लिखोगे? इसमें एक पात्र में विद्युत अपघट्य भरा होता है जिसमें धन एवं ऋण इलेक्ट्रोड
डूबे रहते हैं। सही बात है, डूबे हैं कि नहीं, डूबे हैं, डूबे हैं। यह इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य से रासायनिक क्रिया कर धन एवं ऋण आयन बनाते हैं, बनाए, और यह आयन विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होते हैं। विद्युत 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 प्रवाहित होते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, धारा का प्रवाह होने लगा। अब क्या होगा, आपका जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य प्रवाहित धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसको छोटी आर से दर्शाएंगे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेल की संरचना हो गई। आप पहले ये उतार लें, फिर इसके नीचे एक डायग्राम उतार लें। ठीक है, आपसे पूछेगा सेल किसे कहते हैं, इसकी संरचना को समझाइए। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी आप देख सकते हैं, इसमें एक पात्र में विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है, जिसमें धन व ऋण इलेक्ट्रॉन डूबे रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघट्य से रासायनिक क्रिया कर धन एवं ऋण आयन बनाते हैं, और यह आयन विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। इसी धारा के प्रवाह में जो विद्युत अपघट्य होते हैं, धारा के प्रवाह मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके प्रतिरोध का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसे हम छोटी आर से दर्शाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखें सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो देखो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो सेल आपने देखा होगा, देखो जब सेल आपका हाथ में है तो उसमें वोल्टेज ज्यादा आएंगे, और जब किसी रिमोट में लगा दूंगा तो उसमें कम आएंगे। जब आपका सेल खुले परिपथ में होता है, ध्यान से सुने, जब आपका सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके संगत सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, आपका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यदि आपका सेल किसी परिपथ में लगा हुआ है तो जो विभव उत्पन्न होगा उसको टर्मिनल वोल्टा कहेंगे। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आया। जब आपका सेल किसी परिपथ में ना लगा हो, आपके हाथ में हो, तो उसके सिरे पर जो विभव होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जब सेल किसी खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव EMF लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, कहलाता है। यदि आपका सेल, देखो आप मार्केट से सेल लेकर आए, देखो सेल, अब वो आप उसके सिरे पर देखो, समझो, आप खुद समझ सकते हैं। यदि आप मार्केट से सेल लेकर आओगे तो उसमें पावर ज्यादा होगी, जैसे मैं रिमोट लगा दूंगा तो उसमें पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उसके वोल्ट खर्च हो रहे हैं, विभव खर्च हो रहा है उसका। लेकिन जब खुला था उसमें विभव ज्यादा था। ठीक है,
तो जब आपका सेल खुला होता है तो उसके सिरे पर जो विभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न ईएमएफ कहलाता है और इसका सूत्र होता है, देखो निकालने का, इसका सूत्र होता है, आपने सुना है वही वाला, V बराबर W बट्टे Q। ठीक है, तो आप यहाँ W का मान निकालें, W बराबर क्या हो गया आपका, यही होता है ना, V बराबर W बट्टे Q, यही से आप निकाल सकते हैं सूत्र को। ठीक है, W बराबर V इंटू Q। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा आपका, इस हिसाब से जूल हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।